सरकार के पास सर इतना पैसा संसाधन है, क्यों नहीं कर पाती है? वो भले ही कोई राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। पानी के काम करने वाले आदमी को जेल भेज सकता है, तो लोग डर गए। राजेंद्र सिंह डरा नहीं किसी से। राजेंद्र सिंह पर कितने मुकदमे हुए, लेकिन राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं ये पानी का काम अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इस राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, इस धरती के लिए कर रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, जंगल के लिए कर रहा हूँ, जंगली जीवों के लिए कर रहा हूँ। नदियों में बांध बनाई जाती है, सरकारी बड़े बड़े बांध बनाई जाती है। बोला जाता है कि ये फार्मर्स के लिए है, बस चंद सालों में दिखाया था कि उसके आजू बाजू बहुत सारे इंडस्ट्री आकर बैठते हैं और एक तो मेजर सोर्स ऑफ पानी ड्रॉ करते हैं और उसको पोल्यूट भी करते हैं। तो इसमें आपने सोचा है कुछ? Have you heard of water wives? In drought-hit villages, men marry multiple women, not for love, but for survival. Each wife's duty is fetching water from miles away. This grim reality exposes the harsh truth of water scarcity, our point of discussion today. Welcome to today's episode, where we will have the privilege of speaking with one of the world's most dedicated environmentalists, Dr. Rajendra Singh, popularly known as Jal Purush or Waterman of India. Dr. Singh is an iconic figure in the fight for water conservation and water body rejuvenation. His efforts have not only earned him prestigious awards, including the Ramon Magsaysay Award and Stockholm Water Prize, but also honorary doctorates from several universities. His initiatives have made a profound impact on climate change adaptation and water justice, helping communities that once faced water scarcity thrive once again. Dr. Singh's journey also extends beyond borders. His water ethics, justice, and world peace tour has inspired countless individuals across Africa, Asia, and Europe, highlighting the essential role of water in sustaining both humanity and the planet. Join us as we dive into his incredible story of perseverance, passion, and deep connection between water and life. राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे वन स्टेज के पॉडकास्ट में, जिसे हम द वन थिंग बोलते हैं। इस पॉडकास्ट सीरीज़ का पर्पस ये है कि हम अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। पर्पस यही है कि हम ऐसा क्या करें ताकि अगला पीढ़ी आपको सुन के, आप जैसे महानुभाव लोगों को सुन के अपना करियर स्टार्ट करें। और हमने ये देखा है पिछले 10-20 साल में डेवलपमेंट सेक्टर में जो इन्फ्लोज हैं, क्वालिटेटिव इन्फ्लोज हैज़ गॉन डाउन। वो जो नीचे जा रहा है उसका मान बढ़ाने के लिए, अच्छे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस सेक्टर में आवे और अपना करियर बनाएं। इसी प्रचेष्टा में पॉडकास्ट को शुरू किया जा रहा है। सर आपको लोग जल पुरुष कहते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। लोग दूर से सुनते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं बोलूँगा, कर पाते हैं, लेकिन सुन के काफ़ी मोटिवेट होते हैं। ये चर्चा हर जगह, मैं जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ मैं सुनता हूँ। कैसे सर ये राजेंद्र जी वाटरमैन ऑफ इंडिया कैसे बन गए सर? थोड़ा हमें बताएं उस लाइन में। देखिए, मैं भारत सरकार में था, जयपुर में जी। मुझे लगा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो वहाँ नहीं कर पा रहा हूँ। छोड़ के राजस्थान के गांव गोपालपुरा चला गया और उस जमाने में वो पूरा गांव बेपानी होकर उजड़ गया था। वहाँ केवल कुछ थोड़े से बूढ़े लोग बचे थे जो रतौंधी रोग से ग्रसित थे और मैं मूलतः आयुर्वेद का आदमी था, तो मैंने उनका इलाज शुरू किया। लोग ठीक हो गए। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था, मांगू काका। उसने कहा जब ठीक हो गया, ओ राजेंद्र, ना तो तेरी दवाई चाहिए ना पढ़ाई चाहिए, माने तो पानी चाहिए। हम बेपानी होके उजड़े हैं, पानी आ जाएगा तो ये सब जो उजड़ गए वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा मांगू काका, तब मेरी उम्र 26 साल हो गई थी। मांगू काका, मैं 26 साल में तो आदमी का डॉक्टर बना, अब तू मुझसे ज़मीन का इलाज करवाएगा। कितने साल में बनूंगा मैं ज़मीन का डॉक्टर? बोला 2 दिन में बना दूंगा, 2 दिन में। तो मांगू काका ने मुझे शिक्षा नहीं दी, विद्या दी, और 2 दिन में मेरी 2 PhD विद्या में कंप्लीट कराई।
पहले दिन उसने मुझे जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी सिखा दी। जो सूखे कुएं थे, 25 सूखे कुओं में मुझे डाल के बता दिया कि जहाँ कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर है ऊपर से नीचे, वहाँ मैंने देखा लंबे पेड़ हैं पत्ती वाले, और जहाँ अनकन्फाइंड हॉरिजेंटल फ्रैक्चर्स हैं वहाँ पर पेड़ों पर पत्ती नहीं है, कांटे हैं। तो पेड़ों को देखकर, घास को देखकर, मिट्टी को देखकर, ढलान को देखकर धरती का पेट समझ सकते हैं। तो एक दिन में उसने मेरी पीएचडी का वैलिडेशन 25 कुएं दिखा के किया। शिक्षा में वैलिडेशन 3 प्रोफेसर करते हैं पीएचडी का, पर मेरा काका तो अनपढ़ था जो मुझे पीएचडी करा रहा था। उसने 25 कुएं दिखाए, और 25 कुओं में दिखा के जो सवाल पूछता था वो बोलता नहीं था, सिखाता नहीं था। वो ये नहीं समझता था कि मैं जानता नहीं हूँ, वो ये समझता था कि मैं जानता हूँ पर देख के समझ जाऊँगा। तो इसलिए वो मुझसे सवाल पूछता था। जब उसके सारे सवालों का जवाब ठीक मिल गया तो उसने कहा, अब तू धरती का पेट सीख गया है, अब तुझे सूरज की चोरी रोकने का काम करना है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चोरी सूरज करता है, पानी की एवोपरेट कर देता है, उड़ा देता है एक्सट्रीम हीट के लिए। हाँ, एक्सट्रीम हीट होता है। तो पहले दिन में उसने मुझे धरती का पेट पानी से भरना सिखाया, और दूसरे दिन वो ऊपर जहाँ से नदी शुरू होती थी वहाँ लेके गया, और उसके साथ चलते चलते जहाँ पर नदी में स्टीप स्लोप थे, ऐसे एकदम ढाल थे, उसने कहा वहाँ कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बना दे, उल्टे बांध, और जहाँ जेंटल स्लोप था वहाँ सीधे बांध बना दे, और जहाँ नेचुरल डिप्रेशन था वहाँ कॉनकेव अर्धचंद्राकार के जोहड़ बना दे। तो दूसरे दिन 17 किलोमीटर चल के मुझे पानी के संरक्षण के लिए, बांध बनाने के लिए, तालाब, एनीकट, जोहड़, ताल, पाल, झाल, जो भी कुछ बनाना है उसका साइट सिलेक्शन करना सिखा दिया, और साइट सेलेक्ट करके लोकल मटेरियल से कैसे बांध बनाना, कैसे लोकल मटेरियल को यूज़ करना वो भी सिखा दिया, और साथ ही साथ जो कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट थे पानी को लेकर, उन कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन भी सिखा दिया एक दिन में, और साथ ही साथ समाज से कैसे इस काम को करने के लिए साधन जुटाने हैं वो भी सिखा दिया। तो जिस समाज को हम अनपढ़ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, ज्ञान उन्हीं के पास है, पर वो ज्ञान को बोल नहीं पाते, वो बोल के सिखा नहीं पाते, वो दिखा के सिखाते हैं। तो मेरी, जो मैंने कहा कि 2 दिन की विद्या है पानी की, जिसको मैं पिछले 5 दशकों में करके जी रहा हूँ। बहुत सुंदर सर। इसका मतलब क्या यही व्यक्ति थे हैं जो आप इनको रोल मॉडल बोलते हैं, या कुछ और भी लोग हैं जो आपके रोल मॉडल हैं आपके इतनी सुंदर करियर के लिए? देखो क्या होता है कि रोल मॉडल जो है वो बनता कैसे है वो समझ लो। आपकी बॉडी में कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जो क्रोमोसोम्स हैं उनको जब एक अनुकूल वातावरण मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो एक्टिवेट होके जो तुम करना चाहते हो उसको करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली मैं जब अपने को बचपना याद करता हूँ तो मेरे बचपने में ये प्रकृति के प्रति प्यार और प्रकृति का काम करने का संस्कार था, व्यवहार था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। मैं सरकार में चला गया तो वहाँ थोड़ा ही कर सकते हैं ऐसा। तो जब मैं छोड़ के आया तो छोड़ना बहुत चैलेंजिंग होता है, अरे कोई कैसे छोड़े, पर मैं चूँकि छोड़ के आया था तो इसलिए मेरे मन में जानने की जिज्ञासा थी, और मैंने जान लिया जो मुझे करना था और जो मैं उसमें करने लग गया। अब तुम्हें यदि मेरे रोल मॉडल पूछना हो तो रोल मॉडल तो मेरा यही है, मांगू काका। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि यदि अगला सवाल पूछें कि राजेंद्र भाई आपके जीवन को देख के ऐसा लगता है कि जैसे व्यवहार में महात्मा गांधी ने जो सिखाया है उसको मैं जीता हूँ। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज, ग्राम स्वावलंबन। मैं ये मानता हूँ कि यदि भारत को स्वावलंबी राष्ट्र बनना है, भारत को यदि आत्मनिर्भर बनना है,
तो भारत की आत्मनिर्भरता भारत के गांवों के स्वावलंबन से आएगी। आज गांव का पानी, गांव की जवानी, गांव की किसानी सब जा रही है, सबका डाउनफॉल है। यदि इसको ठीक करना है तो फिर सबसे पहले गांवों को स्वावलंबी बनाना होगा, और जब गांव में स्वावलंबन आएगा तब गांव में स्वराज्य आएगा, और जब गांव में स्वराज्य आएगा तब लोग, गांव के लोग उसके मालिक बन के उसका प्रबंधन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी को समझेंगे। देखो, गांव के लोगों में अपनी जिम्मेदारी और हकदारी का जो एहसास है उसको तब आभास होता है जब वो खुद कुछ करने लग जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि गांव के लोगों को ये एहसास कराना कि वो खुद ये काम कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये उनके अंदर विश्वास पैदा करना। और ये विश्वास पैदा होता है जब उनको प्यार होता है। यदि समाज को आपने इस प्रकृति के साथ प्यार करा दिया तो फिर वो उसको कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, और जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है वैसे ही वो अपने हाथों से काम करने लग जाता है। तो इस काम की जो कदम है, चरण है, पहला है प्यार। यदि मुझे मांगू काका से प्यार ना होता तो मैं उसका इलाज ना करता, और इलाज करने के बाद फिर मैं उसकी ये बात ना सुनता जो मैंने सुनी, और सुनने के बाद मैंने अपना जीवन उसमें लगा ही दिया। मैंने दवाई भी बंद कर दी, पढ़ाई भी बंद कर दी, मैंने बहुत सारे स्कूल शुरू किए थे, सब बंद कर दिए, क्योंकि मांगू काका कह रहा है कि हमें पानी चाहिए, हमें तेरी पढ़ाई और दवाई नहीं चाहिए। तो मुझे मेरे मन में मांगू काका के प्रति प्यार था, और वो जो प्यार था उसने मांगू काका की बातों पर विश्वास कर दिया, और वो जो विश्वास था वो उसने मुझे सिखा दिया, और सिखाने से जो मैंने काम करने लगा उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मेरा जो ट्रस्ट है वो डेवलप हो गया। और जैसे ही वो ट्रस्ट डेवलप हुआ वैसे ही इस काम के प्रति जो फेथ है वो डेवलप हुई, और जैसे ही वो फेथ हुई फिर समर्पण। फिर तो क्या है सर, ये फेथ के बिना तो समर्पण होता नहीं है। मांगू काका ने आपको 2 दिन में, आप बता रहे हैं कि 2 PhD सिखा दिया, तो क्या हमारे जो अगले पीढ़ी हैं जो सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, एक मैसेज ये भी है कि आप पढ़ाई तो करो ठीक है, बट आपको उतना ही मेहनत आके ग्राउंड जीरो पे भी करना है। एग्जैक्टली। देखो, ये जो हमारी पढ़ाई है आज की, वो पढ़ाई हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है कि हम अपने कैरियर में बड़ा पैकेज का पा सकें। तो इसका मतलब ये है कि ये पढ़ाई हमें सेल्फिश बनाती है। सेल्फिश, अपना 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 अपने लिए सब कुछ अपना, पर्सनालिटी भी, कैरियर भी, पैकेज भी, सब कुछ अपना। लेकिन ये जो हमारी मेंटलिटी बनती है, ये जब बनती है जब हमारे अंदर से श्रम निष्ठा मिट जाती है। जब आपके अंदर श्रम निष्ठा आती है तो आपकी शिक्षा की जगह विद्या विकसित होने लगती है। फिर आप खुद करने वाले बन जाते हैं, फिर आप ऐसे ढूंढते नहीं हैं, फिर आपके मन में आता है यार ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। ये कोई राजेंद्र थोड़ा ही लाट साहब है कि ये अकेला कर लेगा, मैं राजेंद्र से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। और कोई राजेंद्र ही अकेला क्यों, हजारों लाखों राजेंद्र बन सकते हैं। लेकिन ये बनने का जो भाव है ये आता जब आपकी शिक्षा जो है वो आपकी मेंटल एक्सरसाइज करके बुद्धि को बढ़ा देती है और आपके सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने लगती है बुद्धि। लेकिन जब आपकी आत्मा प्रबल होती है, जब आपके आत्मिक गुण प्रबल होते हैं, जिसको मैं क्रोमोसोम्स बोल रहा था जी, तो फिर वो मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेते हैं और आपकी जो आत्मा चाहती है उस आत्मिक काम में आप लग जाते हैं। तो आत्मिक काम जो है वो सबके शुभ के लिए होता है, बुद्धि का काम जो है वो लाभ के लिए होता है। बुद्धि हमें हमेशा हमारे लाभ के लिए सोचने की कोशिश सिखाती है। तो शिक्षा जो है हमें लाभ की तरफ लेके जाती है, प्रॉफिट की तरफ। विद्या हमें शुभ की तरफ लेके जाती है कि ऐसे काम करें जिसमें सबका भला हो, और सबका भला होगा तो एक अच्छी दुनिया, बेहतर दुनिया बना सकेंगे। तो बेहतर दुनिया बनाने का सपना विद्या से पूरा होता है, शिक्षा से नहीं। तो आप जो कह रहे हैं अभी जो हम बच्चे पढ़ रहे हैं वो शिक्षा है।
और शिक्षा से उनको विद्या की तरफ तब्दील करना होगा अपने आप को। हाँ, और वो होगा श्रम निष्ठा से। जो उन्होंने सीखा, जो उनके मन में आया, उसको अपने हाथों से करने लग जाए। जब वो अपने हाथों से करने लग जाएंगे तो वो विद्या की तरफ मूव करेंगे। सब मैं ना अभी पानी के मुद्दे में आना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि इंडिया इज ए वाटर स्केर्स कंट्री। पानी हमारे देश के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए कितनी बड़ी समस्या आज के डेट में, और आगे चल के आप क्या भावते हैं कि क्या क्या हो रहा है और हो सकता है? देखो, भारत एक पानीदार देश था और भारत फॉर्चुनेटली हिमालय जो है, हिमालय ने पूरे भारत को वर्षा का क्रम चक्र बना के रखा। उधर से आने वाला बादल भी, दक्षिण की तरफ से भी, वो भी हमारी तरफ आके बरसता है। तो हिमालय जो है वो भारत को पानी देने वाला सबसे बड़ा सोर्स है। और भी है, लेकिन हिमालय एक बड़ा सोर्स है, मेजर सोर्स है। तो हम एक पानीदार देश थे, लेकिन हमने पानी का जिस तरह का प्रबंधन हमें करना चाहिए था वो नहीं किया। भारतीय ज्ञानतंत्र में, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट था। कभी भी किसी राजा ने भारत के समाज को पानी नहीं पिलाया था। राजा पानी का काम करने वालों को जमीन देता था, प्रजा पानी का काम करने में मेहनत लगाती थी, पसीना, और महाजन पानी का काम करने वालों को खाना खिलाता था, घी, दूध, हलवा। तो राजा, प्रजा और महाजन, ये जो समुदाय है, ये सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन भारत में था और हजारों साल से इस प्रबंधन ने भारत को पानीदार बना के रखा था। फिर क्या आया? अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने इस पानी का नियंत्रण समुदाय से छीनकर अपने हक में कर लिया और उसके लिए बहुत खतरनाक कानून बनाए, इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। और उस एक्ट में ऐसे प्रोविजन किए, इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 में, जो बाद में आज़ादी के बाद बना, वो भी वो अंग्रेजों का जो कानून था उसी को आगे ले आए कि यदि कोई पानी के प्रवाह को मोड़ देगा, रोक देगा, तो उसको सुपरिंटेंडेंट जो है जेल भेज देगा। सेक्शन 55 और सेक्शन 58, विदाउट जुडिशियल एक्शन एक सुपरिंटेंडेंट लेवल का इंजीनियर पानी के काम करने वाले आदमी को जेल भेज सकता है। तो लोग डर गए। राजेंद्र सिंह डरा नहीं किसी से। राजेंद्र सिंह पर कितने मुकदमे हुए, लेकिन राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं ये पानी का काम अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इस राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, इस धरती के लिए कर रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, जंगल के लिए कर रहा हूँ, जंगली जीवों के लिए कर रहा हूँ। तो सारे मुकदमे खत्म हो गए। आज राजेंद्र सिंह पे एक भी मुकदमा चला नहीं, क्योंकि राजेंद्र सिंह ने तो जिस कम्युनिटी की जमीन थी उस पर जो पानी बरसा था उसका प्रबंधन उस कम्युनिटी के डिसीजन से किया था। राजेंद्र सिंह ने अपना डिसीजन कभी नहीं चलाया, कम्युनिटी के डिसीजन से कम्युनिटी के लिए काम किया और उन्हीं की मेहनत उसमें लगवा के 15,800 से ज्यादा बांध, जोहड़, तालाब बनाए। आज की तारीख में राजेंद्र सिंह कह रहा है कि हमने 23 नदियों को पुनर्जीवित किया। 23? ये भारत सरकार क्यों नहीं कह सकती? भारत सरकार के पास एक नदी को पुनर्जीवित करने का, बोलने का हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया नहीं। किसी राज्य सरकार के पास नहीं है, किसी जिले की सरकार के पास नहीं है, किसी सरकारी पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास नहीं है। राजेंद्र सिंह बोल रहा है। सर, आज के तारीख में ऐसा कोई राज्य है जिसमें जो नदी पुनर्जीवन इसमें काम कर रही हो बड़ी आकार में और रिजल्ट आ रहा हो? कहने को बहुत है, कहने को तो सारी सरकारें और भारत सरकार भी। भारत सरकार ने भी 2014 में रिवर रिजुनेशन डिपार्टमेंट बना दिया था, क्योंकि हम रिजुनेशन शब्द हमारे काम से आया था। तो लेकिन एक भी नदी वो पुनर्जीवित नहीं कर पाए। कोई बता दे कि एक नदी भी उन्होंने सरकार के पास सर इतना पैसा, संसाधन है, क्यों नहीं कर पाती है? भले कोई राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। देखो, ये समझ लो कि राजेंद्र क्यों कर पाया, सरकार क्यों नहीं कर पाती, ये अंतर आप समझ लोगे पांडा जी, तो आपको पता चल जाएगा प्रत्युष जी कि सरकारी अधिकारी अपनी नौकरी के लिए वहां आता है, उसको उस समुदाय से, उस नेचर से, उस जंगल से, उस नदी से वो लगाव नहीं है। उसकी आंखों में नदियां नहीं बहती,
उसके दिल में नदियां नहीं बहती। और जब तक आंखों में पानी ना हो, आंखों का पानी सूख गया हो, तो फिर धरती पे पानी लाने का काम आप कैसे करेंगे? पहले आंखों में पानी चाहिए भाई। जब आंखों में पानी आता है तब धरती में पानी आता है, तब नदी में पानी आता है। तो राजेंद्र सिंह इसलिए कर पाए कि राजेंद्र की आंखों में उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए पानी था। वो पानी आ गया, उससे नदियां बहने लगी। चंबल के हजारों डाकुओं ने बंदूकें छोड़कर आज खेती करने लगे। जिस चंबल में शाम के वक्त कोई जा नहीं सकता था, राजेंद्र सिंह ने 40 साल पहले उन लोगों के जाके उनके घरों में रह के काम किया। इसलिए चंबल के डाकुओं ने अपनी बंदूकें छोड़कर अपनी नदियों को जिंदा किया। सेरनी नदी जिंदा की। मैं तो तुमसे कहूंगा, पांडा जी दिल्ली में हो, पास हो, आ जाओ देखने। सेरनी नदी जिंदा की, भावनी नदी जिंदा की, बद्दो की, नहरों की। कैमूर से हम लोग लाखेरी जाते हुए रास्ते में देख के गए हैं वो प्रोजेक्ट 2018 में। आ जाओ। सर एक बात और बताइए कि विनायक रथ आए थे, विनायक रथ आपके वीसी रहे जी। हैं। विनायक रथ कहने लगे नहीं नहीं, नदियों में ऐसे पानी आ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा यार जाके देख तो लो, तुम ऐसे यहाँ तुम वीसी रहे हो। तो विनायक रथ जी गए और ऐसे थ्रिल हो के आए, कहने लगे राजेंद्र सिंह जी मेरी पूरी IIT कानपुर में वो प्रोफेसर थे लंबे समय तक, मेरी पूरी पढ़ाई में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि नदी नीचे से निकल के अपने आप ऊपर बहने लगे। ये जो मैरिकल है ये तो भाई चंबल में ही हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे अच्छे काम कभी कभी आप जैसे दोस्तों को आके देखने चाहिए। नहीं, हम मोटिवेट करेंगे सर। हम अगले पीढ़ियों को भी कुछ बच्चों को लेके जा सकते हैं। जरूर रिलीज होते हैं उनके लिए। सर ऐसा मैं अगर मालूम आज 2025, 2035, 40 में पानी की समस्या कितना गंभीर रहेगा हमारे देश में? देखो, यदि सरकारों को समझ नहीं आता और समाज को समझ नहीं आता, आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज अपनी पानी के मामले में जिम्मेदारी समझे और राज अपनी जिम्मेदारी समझे। तो जब तक राज और समाज अपनी जिम्मेदारी और हकदारी दोनों डिफाइन करके पानी का प्रबंधन नहीं करेंगे, तब तक ये देश बेपानी हो जाएगा। तो 2035 यदि इसी रास्ते पे चला जी, यदि यही रास्ता रहा, तो भारत की नदियां, गंगा, यमुना बचेंगी नहीं। पानी की कल्पना तो छोड़ो, ये सब नाले होंगे और जो छोटी नदियां हैं वो सब सूख जाएंगी, मर जाएंगी, बेपानी हो जाएंगी। और जिस देश की नदियां मरती और सूखती हैं, वहां की सभ्यता और संस्कृति भी मर जाती है, सूख जाती है। राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति नदियों के साथ जुड़ी होती है। तो ये इस राष्ट्र को समझ लेना चाहिए कि यदि इस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को बचाना है तो पहले यहाँ की जो मरती हुई, सूखती हुई नदियाँ हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम करना चाहिए। और ये काम सीखने के लिए उनको राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में हमने बहुत पहले एक नदी को जिंदा किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नदियाँ जिंदा हो सकती हैं दोबारा, पर सरकारों को अपनी जिम्मेदारी और हकदारी, समाज की हकदारी और जिम्मेदारी दोनों सफाई के साथ जुड़ के सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन को बढ़ावा देने, तो मैं कहता हूँ भारत अभी भी सक्षम है एक पानीदार राष्ट्र बनने के लिए। अभी भी इतने बुरे हालत में भी सक्षम है। और यदि इन्होंने इस रास्ते पे काम नहीं किया तो भारत बेपानी हो जाएगा। और मैं इतना बता दूं कि हमारी सरकारें हर साल नदियों के नाम पर खर्च कर रही हैं पैसा, पर नदियों को बीमारी है हृदय रोग की, मतलब फ्लो की। नदियों में इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फ्लो नहीं है, सारे फ्लो अब बंद कर दिए हैं। और उनका इलाज कर रहा है ब्यूटी पार्लर, उनका इलाज कर रहा है दांतों का डॉक्टर। तो जितना भी नदियों के नाम पे पैसा खर्च हो रहा है, या तो उसके घाट बनाने पे ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, ब्यूटिफिकेशन का नाम कौन करेगा? ब्यूटी पार्लर करेगा। या फिर घाट बना देंगे तो जबड़ा चढ़ाते हैं ना जैसे हमारे मुंह में, ऐसे ही नदी की बीमारी हृदय रोग की और उसके घाट बना के जबड़ा चढ़ा रहे हैं। तो नदी तो और बीमार होगी और मरेगी और सूखेगी, पैसा भी बर्बाद होगा। तो ये जो सरकार कर रही है, ये नदी की बीमारी को निदान नहीं ढूंढ रही है,
ये तो उस पर पेच लगा रही है दिखाने के लिए कि देखो हमने ये भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया, हमने उस राज्य में ये कर दिया, ये घाट बना दिया, ये एसटीपी लगा दिया। इससे नदी थोड़ा ही ठीक होंगी। हमारी सरकार ने ये नहीं सोचा कि नदी की बीमारी क्या है और बीमारी का इलाज करने वाला कैसा डॉक्टर चाहिए। तो जब तक हमारी सरकार बीमारी को देख के डॉक्टर नहीं ढूंढेगी नदी का, तब तक नदियां ठीक नहीं हो सकती। इसलिए नदियों के नाम पर पैसा खर्च हो रहा है और नदियां और बीमार होती जा रही हैं। पिछले 2-3 साल में सर मैंने एक देखा, इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में नदी एक मुद्दा बनते जा रहा है, नदी की सफाई। एक तो दिल्ली इलेक्शन में यमुना, एक उड़ीसा में मैं देखा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर में महानदी को। आपने दोनों में काम किया हुआ है काफ़ी डीपली, 2-3 साल भर पहले आप घूमे हुए हैं सारे इलाके में। क्या करना चाहिए अभी जो सरकारें हैं, ये यमुना के नाम में जो दिल्ली में बातचीत देखो, ये अच्छी बात है कि नदियां और पानी राज्यों के चुनाव में मुद्दा बन रहा है, लेकिन यदि मुद्दा बना और सरकार बनने के बाद वो फिर वही उल्टे काम करने लगी जो मैं बता रहा था अभी जैसे यमुना जी में वो कह रहे हैं कि हम यमुना जी में नाव चलाएंगे। कहाँ तक? पाला से लेकर और वजीराबाद तक। हाँ, जहाँ तक। तो नाव चलने से क्या होगा? नदी ठीक होगी क्या? नाव नदी को ठीक कर देगा क्या? अरे भाई, नदी में पानी आए उसकी बात करो ना। नदी में जो उसका मूल स्रोत है उसका पानी आए उसकी बात करो ना। उसकी बात नहीं करेंगे, जबकि दोनों जगह इनकी सरकारें हैं। यूपी में भी इनकी सरकार, हरियाणा में भी सरकार, दिल्ली में भी सरकार। अभी तो ये बात कर ही सकते हैं, अभी तो तीनों राज्यों में इनकी सरकार है। तालमेल की कमी होनी नहीं चाहिए। तो पानी, हाँ, पानी नदी को क्या हो रहा है कि जो नदी का पानी है वो तो गन्ने की सिंचाई में और इंडस्ट्री के काम में आ रहा है। तो जो पानी नदी में बहना चाहिए वो आप इंडस्ट्री को दे रहे हैं या गन्ने की सिंचाई को दे रहे हैं। गन्ने की पैदावार शहर के गंदे पानी से उसका केवल थोड़ा सा ट्रीट करके उसको गन्ने की फसल में दे देंगे तो उसमें नाइट्रोजन भी होगा और गन्ना और बढ़ेगा। और गन्ने से कोई पॉल्यूशन फैलने वाला नहीं है, क्योंकि गन्ना जिस शुगर को बनाता है, चीनी को बनाता है, वो बहुत हाई लेवल पर टेम्परेचर पे बनता है, तो वो पॉल्यूशन शुगर में नहीं आएगा। हमारे किसी भी स्वेज के पानी को ट्रीट करके गन्ने में गन्ना पैदा किया जा सकता है। शहर के गंदे पानी से आप पालक नहीं उगा सकते जो सीधा पत्तियों से खाया जाता है, उसमें तो वो बहुत आपका नुकसान करेगा, लेकिन गन्ना उगा सकते हैं। सर, और एक चीज़ भी देखा जा रहा है कि जहाँ नदियों में बांध बनाई जाती है, सरकारी बड़े बड़े बांध बनाई जाती है, बोला जाता है कि ये फार्मर्स के लिए है, बस चंद सालों में दिखाया था कि उसके आजू बाजू बहुत सारे इंडस्ट्री आकर बैठते हैं और एक तो मेजर सोर्स ऑफ पानी ड्रॉ करते हैं और उसको पोल्यूट भी करते हैं। इसमें आपने सोचा है कुछ काम? देखो, इस वक्त इस देश में जो काम हो रहा है, माफ़ करना, हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये जो लोकतंत्र है ये अब लोक का तंत्र नहीं है, ये अब कॉरपोरेट का तंत्र है, ये अब कॉरपोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी है। अब ये पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं है। तो जब कॉरपोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी होती है तब जनता के नाम पर काम की शुरुआत की जाती है कि किसानों को पानी देंगे, जनता को देंगे, और बाद में वो सारा पानी इंडस्ट्री को दे दिया जाता है। सब जगह यही हो रहा है, पूरे देश में यही हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि यदि इंडिया को अपनी डेमोक्रेसी को बचाना है तो फिर इंडिया की किसानी को बचाना ज़रूरी है। तो जो पानी आप, जो डैम किसानी के लिए बनाए, जो डैम गरीबों के लिए बने, पहले पानी उनको दे दो। उनको नहीं मिल रहा, वो बहुत खरीद के लेके आता है दूर से, वो सारा उनका पानी इंडस्ट्री को चला जाता है। तो इस वक्त ये जो कंट्री है वो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट ड्रिवन कंट्री है। सर, पिछले साल आप महानदी में गए हुए थे, पूरा महानदी। मैंने महानदी छत्तीसगढ़ से जहाँ से शुरू होती है वहाँ से यात्रा शुरू की थी और लास्ट तक आप गए हुए थे। उस पे 7 बड़े बैराज बनाए
जी। और ये सातों बड़े बैराज केवल और केवल इंडस्ट्री को पानी दे रहे हैं। पूरे का पूरा पानी जो उड़ीसा को मिलना चाहिए था, उड़ीसा बेपानी हो गया। मैं जब रमन वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनसे मिला, उनसे अपने जो पटनायक जी जब मुख्यमंत्री थे, इन दोनों का मिला के मैंने समाधान करने की कोशिश की, बातें की दोनों के साथ, लेकिन ये लोग कमिटेड नहीं है। इस वक्त इनके मन में केवल और केवल इंडस्ट्री है, लोग नहीं है। तो ये जो उड़ीसा के साथ तो बिल्कुल अनजस्टिस है, अन्याय है। उसके लिए ट्रिब्यूनल बना। मैंने तब भी कहा था कि ये ट्रिब्यूनल इस महानदी के डिस्प्यूट को कावेरी डिस्प्यूट बना देगा। कावेरी डिस्प्यूट 60 साल से चल रहा है, सॉल्यूशन नहीं हुआ। हिंदुस्तान में एक भी नदी का सॉल्यूशन किसी ट्रिब्यूनल ने नहीं किया। यदि नदियों के डिस्प्यूट को समाधान करना है तो राज समाज और जो उसके उपयोगकर्ता स्टेक होल्डर हैं वो तीनों एक साथ बैठेंगे तो समाधान होगा। और मैंने वो समाधान करने की कोशिश की थी। मैं भाई साहब 3 बार मिला रमन जी से तब, जब ये बैराज बना रहे थे तब, और पटनायक जी से 3 बार मिला और बहुत कोशिशें की, लेकिन नहीं हुआ। सर, तरुण भारत संघ, हमने काफ़ी उसके बारे में केस स्टडी सुनते हैं, अच्छा कामों की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, आपके लीडरशिप में काफ़ी ऊंचाई छुई है। ज़रा तरुण भारत संघ के बारे में 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे, इसलिए कि जो अगली पीढ़ी जिनके लिए हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे सोशल एनवायरनमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा मैसेज मिल जाए कि कैसा है ये तरुण भारत संघ। देखो, तब मैं तरुण था। तरुण समझते हो? टीनेज। टीनेज। तब मैंने अपने टीनेज में ये जो काम है, सामाजिक काम है, अपने मूल गांव से शुरू किया, क्योंकि मेरा गांव बाढ़ में डूब जाता था। और फिर जब मैं भारत सरकार में राजस्थान चला गया तो वहाँ सुखाड़ था, तो फिर सुखाड़ के लिए काम किया। और तरुण भारत संघ ने, यदि मैं आज देखता हूँ तरुण भारत संघ के अब 50 साल, 5 दशक, तो जो हमारा पहला दशक था वो हमारा तरुणाई का दशक था। तरुणाई की अंगड़ाई थी और उस अंगड़ाई में हम क्रांति कर रहे थे, और वो क्रांति प्रकृति की क्रांति थी। तब हम युवाओं के लिए संस्कार, तरुणों के लिए शिविर लगाते थे। हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में जो आग लग गई थी उसको बुझाने का काम किया, और फिर उनकी राहत का काम किया। उसके बाद, आग के बाद, फिर जो उसका दूसरा दशक है, उस दूसरे दशक में तो हम शहर छोड़ के पूरा गांव चले गए, और हमने पूरी अरावली पर्वतमाला जो दिल्ली से शुरू होती है, हमारे राष्ट्रपति भवन से लेके गुजरात के हिम्मतनगर तक जाती है, उस जमाने में इसमें 28,000 खदानें चल रही थी। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़के अरावली को बचाने का काम किया। उस जमाने में एक ग्रेट जस्टिस थे, वेंकट चलैया साहब। वेंकट चलैया साहब ने सरकार को नचा दिया कि भाई ये दिल्ली बचेगी नहीं, सारा पश्चिम का रेत इसमें आ जाएगा, इसलिए अरावली को बचाना जरूरी है, अरावली में खदान बंद करो। 28,000 खदानें बंद कराई, और उस वक्त की सरकार भी संवेदनशील थी। उन्होंने 7 मई 1992 को कानून बनवाया हमने उनसे। वो कानून बनने के बाद जो अरावली की खदानें थी बंद हुई। फिर वही हमारा काल था जब हमारी अरवरी नदी पैरेनियल हुई। हमने ऊपर से नीचे तक पानी का काम करना शुरू किया। 1995 में पहली नदी, दुनिया की पहली नदी जो मरी सूखी थी, जीवित हुई। तो एक तरफ हम खदानों के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ रचना का काम करके नदियों को पुनर्जीवित कर रहे थे। और तीसरा जो दौर है हमारा 1995 से लेकर 2005 तक का, इसमें हमारा काम पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो गया था। पूरी दुनिया में ये जो वाटर नोबेल प्राइज होता है, जिसको स्टॉकहोम वाटर प्राइज कहते हैं, ये प्राइज साइंटिस्टों को मिलता है जी। पहली बार ऐसे आदमी को मिला जिसने कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करके कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट किया हो। पहली बार कम्युनिटी विजडम को, कम्युनिटी साइंस को ये पुरस्कार मिला जी। और तब सर, जब मैं स्टूडेंट था XIMB में, उस दौरान हमें फादर बोगट ने पढ़ाया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, जिसके लिए अवार्ड मिला, जो फादर बोगट
इस अवार्ड को, आप सही बताइए, साइंटिस्ट के लिए बना हुआ था। वो उन्होंने ये हमको सिखाया है कि कैसा डॉक्टर राजेंद्र ने एक साइंटिफिक चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दिया। कम्युनिटी को पता है कि आप जो सोच रहे हो, साइंस जो सोच रहे हैं वही है, यही जोड़ है, और सारे कम्युनिटी लग गई उसको उद्धार करने में, और नदियाँ पुनर्जीवित होना शुरू हो गई। इसी को 2001 में रेमन मैग्सेसे और 2015 में ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला। तो इसमें से इन्होंने ये जो कम्युनिटी साइंस है, इस कम्युनिटी साइंस को रिस्पेक्ट किया। फिर जमनालाल बजाज, ये सब होता रहा। तो ये नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर हमारा तीसरा दशक, चौथा दशक और पांचवें दशक में अब हम हैं। अब हम पूरी दुनिया में सुखाड़ बाढ़ मुक्ति का जो आयोग बना है, उसके चेयरमैन अब तरुण भारत संघ को हम लोगों को जिम्मेदारी दी। तो अभी हम पूरी दुनिया में सुखाड़ बाढ़ मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी काम करते हैं सर, जैसे वन स्टेज हमारे इंडिया ऑफिस से तरुण भारत के साथ मिल के, जो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अगले पीढ़ियों को रेडी करते हैं। मान लीजिए 20-25 हज़ार 50 हज़ार बच्चे जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर उनका ट्रेनिंग, उनका इंडक्शन, उनका इंटर्नशिप अच्छा करके होगा। करें, बहुत ताकि अच्छा पूरे देश में विभिन्न राज्यों में फैल के वो आपका ही जो सपना है अपने छोटे स्तर में वो अपना करना शुरू कर सकें। ये काम बहुत अच्छा होगा। ऐसे नए यंग लोग आके रहें, सीखें, देखें और ये काम आगे बढ़े, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको नेचर के प्यार के बिना, नेचर में रहने का विश्वास नहीं बनेगा और नेचर के प्रति आस्था नहीं आएगी। इसलिए यदि हमारी अगली पीढ़ी को सचमुच अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो फिर कॉमन फ्यूचर को अपने फ्यूचर के साथ जोड़ के देखना होगा। और जब वो कॉमन फ्यूचर के लिए काम करेगा, तो जो तरुण भारत संघ का मॉडल है वो पूरी दुनिया में ऐसा मॉडल है जो एक गांव से शुरू हुआ और फिर 2015 में यूएन ने, तरुण भारत संघ ने पहली बार 2009 में कहा था, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। आज जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी क्राइसिस है वो तो क्लाइमेट की है, क्लाइमेट चेंज की है। धरती को बुखार चढ़ गया है, मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। इस बिगड़ते हुए हालात में यदि हमारी अगली पीढ़ी को आगे जाना है, तो फिर तरुण भारत संघ जैसे कामों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। और 1000 तरुण भारत संघ खड़ा करना पड़ेगा। 1000 तरुण भारत संघ खड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल आपके दिग्दर्शन में करवाएंगे सर? जरूर। करवाएंगे सर। अंतिम पड़ाव के आसपास मैं आपसे 2-4 चीज़ें और पूछना चाहूँगा। जैसे राज्य सरकारें हैं, सिविल सोसाइटी हैं उस राज्यों में, पॉलिसी एडवोकेसी से रिलेटेड क्या क्या काम अभी होने बाकी हैं विभिन्न राज्यों में हमारे देश में? देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि राज समाज की एक नीति बननी चाहिए, साझी नीति बननी चाहिए। जब आप कोई साझी नीति बनाते हैं ना, तो आपकी साझेदारी में आपकी जिम्मेदारी और हकदारी बढ़ जाती है। आज क्या है, नीति कोई बनाता है, चलाता कोई है और काम किसी और के लिए होता है। तो उसके अंदर समझदारी, जिम्मेदारी और हकदारी तीनों नहीं रहती। तो ये नीतियाँ काम नहीं कर रही हैं। हमें यदि नीति बनानी है तो सबसे पहले साझेदारी से नीति बनाना। साझेदारी की जो नीति होगी वो हमारी सरकार की जिम्मेदारियों को भी और समाज की जिम्मेदारियों को भी डिफाइन करेगी। कल 22 मार्च है। 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस पर हमने पानी पंचायत रखी है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज में। उस पंचायत में हम यही करने वाले हैं कि हमारी योजनाएं क्यों फेल हुई और इन योजनाओं को कैसे हम सफल बना सकते हैं। समाज की जिम्मेदारी क्या, राज्य की जिम्मेदारी क्या, इस पंचायत में हम केवल वही चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करके उनसे लिखित में हजारों लोग आएंगे, इसमें सुझाव मांगने वाले। इसलिए यदि भारत को पानीदार बनाना है तो समझदारी से इस वक्त पूरे भारत में एक जल साक्षरता की मुहिम चलानी होगी। जल साक्षरता का मतलब है कि एक तरफ वर्षा के जल का संरक्षण करना और दूसरी तरफ उस जल का अनुशासित होकर उपयोग करना और तीसरी तरफ उसका स्किल डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। जो भी हमारे पास पानी है, उस कम पानी में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा
अच्छी तरह से उसका उपयोग करें, उसके उपयोग की कुशलता और दक्षता बढ़ाना, ये 3 काम करना ज़रूरी है। ये जो जल साक्षरता के मुहिम की भारत को ज़रूरत है, यदि ये मुहिम नहीं चली तो भारत बेपानी हो जाएगा। माफ़ करना, नदियाँ सूख जाएंगी, मर जाएंगी और भारत बेपानी होगा। भारत को यदि पानीदार बनाना है तो भारत को एक जल साक्षरता का एक अभियान राज और समाज, राज समाज और महाजन तीनों को मिलकर चलाना होगा। सर, राज समाज और महाजन जो बोल रहे हैं, जो और एक बोलते हैं समाज सरकार बाजार, एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ें हैं? देखो, ये जो बाजार है ये ज़रूर उसमें आना चाहिए, मैं मना नहीं करता, पर बाजार कई बार क्या करता है कि बाजार केवल पूरी प्रोजेक्ट को प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। इसलिए केवल यदि प्रॉफिट की तरफ आप मूव करेंगे तो आप केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्यूचर को बेहतर बनाने की तरफ मूव नहीं कर रहे। इसलिए बाजार को इसमें आना चाहिए, राज समाज महाजन बाजार, लेकिन फिर बाजार के लिए ये मर्यादा होनी चाहिए कि बाजार जो भारत का जैसा पुराना बाजार था, भारत के बाजार में 2 शब्द चलते थे, एक लाभ और दूसरा शुभ। शुभ जो है आपने देखा होगा, घर में एंट्री तरफ करते हुए राइट साइड में शुभ होता था, मतलब कि शुभ लाभ के ऊपर रहेगा। तो जब आपका लाभ प्रबल हो जाता है तो बाजार में लाभ प्रबल होता है, तो फिर शुभ की कल्पनाएं मर जाती हैं। इसलिए मुझे बाजार को साथ में लाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे दिक्कत यह है कि बाजार इस वक्त केवल और केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड है, और जब वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है तो समाज में बेहतर सपने दिखाने के सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप आज का जो बाजार है उसमें सिर्फ लाभ ही बच गया, रह गया, शुभ निकल चुका है? शुभ निकल गया, शुभ खत्म हो गया। सर, ऐसा कोई मीथ जो कुप्रचलन लोगों के दिमागों में है पानी को लेके, वाटर कंजर्वेशन को लेके, नदियों के रेजुमिनेशन के ऊपर में, जिसको आप तोड़ना चाहेंगे? देखो, बहुत सारे मिथ हैं जो झूठे हैं। एक तो यह है कि जो रात का रखा हुआ पानी उसमें मटकी में है उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, वो नहीं फेंकना चाहिए। पानी पानी होता है, पानी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, उसको ठीक से उपयोग करना चाहिए। दूसरा, जो नदियों के जो फ्लो हैं, नदियों के जो प्रवाह हैं, नदियों के प्रवाह, भारत में एक नदी है गंगा। वो हम ये गंगा, भारत में ये माना जाता है कि सारी नदी गंगा है। जब धरती के पेट से पानी निकल के आता है, भारत की ज़्यादातर नदियाँ धरती के पेट से निकल के आती है। उड़ीसा में तो कोई नदी नहीं है जो ग्लेशियर से आती हो, और भारत में बस 2-3 नदियों को छोड़ दीजिए जिनमें थोड़ा ग्लेशियर का पानी है, बाकी तो सब नदियाँ भूजल से निकल के आती हैं। और ये जो सबसे खराब मिथ है वो ये है, साइंटिस्टों ने पैदा किया कि धरती के अंदर का पानी कभी ख़त्म नहीं होता। ये जो हमारे जियो हाइड्रो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये गलतफहमी फैलाई थी। उसके कारण हमने धरती के पानी का शोषण बहुत किया। और आप देखो, धरती का पेट बिल्कुल हमारे पेट जैसा होता है। जब तक हमारे पेट में पानी होता है तब तक हम जिंदा रहते हैं, और वो निकलता रहता है, बनता रहता है। जब धरती का पेट का पानी सूख जाता है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे ही भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो हमारा भूजल का बैंक है, वाटर बैंक है। यदि भारत के भूजल में पानी नहीं होगा तो भारत की आरबीआई करेंसी की वैल्यू नहीं रहेगी। यदि आरबीआई करेंसी की वैल्यू रखनी है तो भारत के भूजल के भंडारों को भर के रखना होगा। यदि भारत के भूजल के भंडार खाली हो जाएंगे तो तुम्हारी आरबीआई करेंसी की वैल्यू बचेगी नहीं। यदि आरबीआई की करेंसी की वैल्यू रखनी है तो पहले धरती का पेट पानी से भरना होगा। ये बहुत बड़ा मिथ, मतलब इसीलिए स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में डीप बोरवेल्स का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया। अरे 1600 फीट गहरे डीप वेल हो गए। तो तुम ये बताओ कि 1600 फीट गहरे डीप वेल लगाओगे तो धरती में केवल 4 लेवल होता है। एक होता है सतही जल, दूसरा होता है अधो भूजल, तीसरा होता है भूजल, चौथा होता है पाताल जल। तो सारा पाताल जल 1600 फीट पे तो पाताल जल भी नहीं बचता भाई। तो अपने को थोड़ा पानीदार बना के रखना चाहिए। एक एक शब्द में आपका आंसर लेना चाहूँगा सर इसमें। अगर आप जल पुरुष नहीं होते, क्या होते करियर में? क्या होता? डॉक्टर होता। डॉक्टर तो थे पहले भी जी। सर, पानी को लेके हमारे प्रधानमंत्रियों में
नेहरू जी या अटल जी? मुझे लगता है कि दोनों की आंखों में पानी था। अटल की आंखों में भी था और नेहरू की आंखों में भी था। तुम्हें मालूम है, एक घटना बताना जरूरी है। कांग्रेस चल रही थी इलाहाबाद में, तो नेहरू जी जो हैं वो गांधी जी के कमरे में चले गए, जा रहे थे। गांधी जी अपने लोटे में अपना मुंह धो रहे थे, तो गांधी जी का ध्यान एकदम से नेहरू पर गया और नेहरू पे जाने के कारण उनका जो हाथ था वो लोटा ऐसे रहा तो वो पानी नीचे गिर गया और गांधी जी स्तब्ध रह गए। गांधी जी बोले, अरे मेरा तो लोटा खत्म हो गया। तो नेहरू जी ने कहा, ये गुजरात नहीं है, ये इलाहाबाद है, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती बह रही है। तो गांधी बोलते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरा तो इन पर केवल एक लोटा जल पे हक था और वो खराब हो गया। तो नेहरू को ये बात समझ में आई कि पानी पर, प्रकृति पर कितना गांधी का दर्शन था। तो मुझे लगता है कि उनके काल में पानी का दर्शन था भारत में। जी। और वाजपेयी जी भी पानी के लिए काफ़ी गहराई से समझते थे। सर, माइक्रो इरिगेशन या मेगा इरिगेशन? माइक्रो। क्या डिफिकल्ट है सर बदलना, सरकारी पॉलिसी या फिर लोगों के दिमाग, माइंडसेट? सबसे पहले सरकारी पॉलिसी, जी। फिर माइंडसेट। और माइंडसेट मैंने कहा जल साक्षरता से बदलेगा। माइंडसेट इनके दफ्तरों में बैठकर नहीं बदलेगा और इनकी पॉलिसी से नहीं बदलेगा। यदि उनको बदलना है तो फिर आपको भारत में एक जल साक्षरता की मुहिम चलानी पड़ेगी और उस मुहिम में 3 काम: वर्षा जल का संरक्षण, वर्षा जल का अनुशासित होकर उपयोग करना और वर्षा जल को से धरती के पेट को पानी से भर के रखना। सर, ऐसा कोई कंपनी, कॉर्पोरेट है जो वाटर कंजप्शन में अच्छे काम करते हैं इंडिया में? 1-2 कुछ नाम अगर आपको आता हो। ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ज़माने में पाली ज़िले में कुछ काम हुआ था। पाली ज़िले में ACC कुछ ऐसा एक संगठन था जो कुछ काम शुरू किया था और वो उन्होंने हमारे यहाँ आके वो काम देखे थे। हमने उनके लोगों को आश्रम में बिना कुछ पैसा लिए ट्रेनिंग दी थी, बहुत दिन तक। कितने साल पहले की बात है सर? 10 एक साल हो गए। सर, ऐसा कोई नए पीढ़ियों के लिए जो वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड, सोशल सेक्टर रिलेटेड करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, 2-4 किताबें या कोई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें, आप सजेस्ट करें? बहुत इस वक्त कल 22 मार्च है जी। कल एक साइंटिस्ट हैं अमेरिका के, जैक, उसने हमारी नदियों पर रिवर रिवाइवल नाम की एक फिल्म बनाई थी। जी। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वाटर साइंटिस्ट है। वो फिल्म कल YouTube पर आएगी। सबसे पहले वो फिल्म देखनी चाहिए, वो तो आपको भी देखनी चाहिए। रिवर रिवाइवल। हाँ जी। दूसरा एक फिल्म है पीस प्लान। इसमें जो चंबल के डाकू हैं वो कैसे अपना बंदूक छोड़कर खेती करने लग जाते हैं। एक किताब मैं आज अभी आपको भिजवा रहा हूँ। ये तरुण भारत संघ के 50 साल के कामों की 5 किताबें हैं, अंग्रेजी में हैं, और 5 किताबें कल हिंदी में रिलीज होंगी। 10 किताबें, 5 अंग्रेजी में, ये अलग हैं। ये इवेल्युएटर्स ने, इंदिरा बहन है, इंदिरा खुराना, उन्होंने इवेल्युएट करके लिखी हैं। ये जो किताब है ये पढ़ने लायक है। और ये 5 किताबें जो कल हिंदी में रिलीज होंगी, पानी पंचायत, इसमें तरुण भारत संघ की पूरी हिस्ट्री है कि कैसे कोई समाज पानीदार बन सकता है, कैसे कोई एक व्यक्ति पानी का इतना बड़ा काम कर सकता है, उसकी पूरी कहानी है। डियर व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर को, इनका जो सजेशन है 2-4 किताबें और मूवीज़। वन स्टेज विल शेयर विथ यू द लिंक वेरी सून ऑन आवर लिंक्डइन पोस्ट ऑल्सो। काइंडली हैव ए लुक एट दोज मूवीज़ एंड पढ़िए किताबें। और अगर जुड़ना चाहते हैं डॉक्टर राजेंद्र सर से, प्लीज़ कनेक्ट द वन स्टेज। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पधारने के लिए, समय देने के लिए, नए पीढ़ियों को शायद करने के लिए।